Experimental group consists of people who are to be exposed to experimental manipulation और treatment, जहाँ पे उस ग्रुप को ट्रीटमेंट मिलेगा स्टडी के दौरान, ठीक है. और the phenomena the researcher wants to study, आफ्टरवर्ड द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट विल बी मेजर्ड, और जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा उसको स्टडी किया जाएगा, उसको मेजर किया जाएगा वन और मोर टाइम्स टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस इफ एनी इट कोस्ट. अगर ट्रीटमेंट जब दिया जा रहा है उस ग्रुप को तो क्या चीज़ें हुई हैं, क्या चेंजेस आए हैं, वो सारी चीज़ें मेजर की जाएंगी और वो ट्रीटमेंट एक बारी या फिर एक से ज़्यादा बारी प्रोवाइड किया जा सकता है. लेकिन कंट्रोल ग्रुप में क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर सिमिलर, जो सेम है बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जैसा, बट इसमें यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और मे रिसीव अ डिफरेंट ट्रीटमेंट. ठीक है. एन एक्सपेरिमेंट में इंक्लूड वन और मोर ऑफ ईच टाइप ऑफ ग्रुप. तो जो एक्सपेरिमेंट है मे इंक्लूड वन और मोर ऑफ ईच टाइप ऑफ ग्रुप. इफ द एक्सपेरिमेंटर वांट्स टू कंपेयर, अगर एक्सपेरिमेंटर चाहता है तो वो कंपेयर कर सकता है इफेक्ट्स, अलग अलग ट्रीटमेंट के इफेक्ट्स को. The overall sample may be divided into treatment group, each of which receive one of the treatment under study. To ensure objectivity, some experiments, particularly in medical research, use double-blind procedures in which neither participant nor experimenter know who is receiving the treatment and who is instead receiving an inert placebo. तो ये आपको नहीं करना है. हम सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ ये चीज़ पता होना चाहिए कि ग्रुप ऑफ और वेरिएबल्स क्या होते हैं और दो ग्रुप में बांटा एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप क्या होते हैं और किनको ट्रीटमेंट मिलेगा किनको नहीं मिलेगा, ये चीज़ जो सिर्फ अंडरलाइन करिए. क्योंकि ऐसे तो हम अगर पढ़ने बैठ गए ना तो बहुत बहुत लंबी बुक है ये, 629 पेजेस की है, तो बहुत लंबा पड़ जाएगा ये सेशन और ये बुक भी बहुत लंबी हो जाएगी. तो हम बहुत ही मेन चीज़ें स्टडी करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. ठीक है. और जितना पढ़ेंगे हम उससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा. ठीक है. और अगर आप लोग चाहते हैं कि NIUS की भी मैं क्लासेस लूँ इसके बाद, तो फटाफट से 1K सब्सक्राइबर्स कर दो ताकि हम इसके बाद NIUS की बुक्स को भी स्टडी करते, क्योंकि बुक्स मेरे पास बिल्कुल रेडी है. PDF मतलब मैंने PYQ को एनालाइज करके पूरी PDF जो है NIUS की वो बिल्कुल रेडी है. उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क्ड हैं और सारी चीज़ें हैं. लेकिन इसके बाद हम करेंगे, अगर आप लोग जल्दी से जल्दी अगर आप 1K तो अगर कर दो इस चैनल पर तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और चलते हैं अपनी. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को. The overall यहाँ पे one team of researcher wanted to find out what effect dialogue reading, a special method of reading picture book to very young children, might have on their language vocabulary skills. The researcher compared two groups, middle class children ages 21 to 35. In experimental group, the parent adopted the new read aloud method at treatment, which consists of encouraging children active participation and giving frequent age-based feedback. यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आएगी क्या किया यहाँ पे रिसर्चर्स ने. रिसर्चर्स को फाइंड आउट करना है कि व्हाट इफेक्ट डायलॉग रीडिंग, अ स्पेशल मेथड ऑफ रीडिंग पिक्चर बुक टू अ वेरी यंग चिल्ड्रन, माइट हैव ऑन देयर लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी स्किल्स. तो रिसर्चर्स को ये फाइंड आउट करना है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा डायलॉगिक रीडिंग का, जो कि एक स्पेशल मेथड होता है रीडिंग पिक्चर्स बुक, जिसमें आप जो है एक स्पेशल मेथड होता है जिसमें आप पिक्चर बुक को रीड कर सकते हो यंग बच्चों के लिए. और माइट हैव देयर ओन की डायलॉग रीडिंग जो कि एक स्पेशल मेथड है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज और उनकी वोकैबुलरी स्किल्स पर. ये फाइंड आउट करना है रिसर्चर्स को. ठीक है. तो क्या है, सबसे पहले रिसर्चर्स को क्या फाइंड आउट करना है, ये एग्जाम्पल है जिससे आपको समझ आएंगी चीज़ें कि रिसर्चर्स को क्या फाइंड आउट करना है कि क्या इफेक्ट व्हाट इफेक्ट की डायलॉगिक रीडिंग क्या इफेक्ट डालेगी, जो कि एक स्पेशल मेथड है पिक्चर बुक को रीड करने का. तो ये क्या इफेक्ट डालेगी यंग चिल्ड्रन पे, उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज और वोकैबुलरी स्किल्स की अगर हम बात करेंगे तो. द रिसर्चर कंपेयर्ड, तो रिसर्चर ने क्या किया, कंपेयर टू ग्रुप्स ऑफ मिडिल क्लास, दो ग्रुप्स को कंपेयर किया जो कि 21 to 35 मंथ्स के थे.
इन एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट मिलेगा, तो पेरेंट्स अडॉप्टेड, पेरेंट ने क्या अडॉप्ट करा, न्यू रीड अलाउड मेथड अडॉप्ट किया, और जो कि ट्रीटमेंट मिल रहा है उनको, ठीक है। तो न्यू रीड अलाउड मेथड उन्होंने अडॉप्ट किया, ये ट्रीटमेंट दिया गया है स्टडी के दौरान, विच कंसिस्ट ऑफ एनकरेजिंग, ये कंसिस्ट कर, मतलब ये एनकरेज करेगा बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेशन में, फ्रीक्वेंट और एज बेस्ड फीडबैक में। लेकिन वहीं दूसरा जो ग्रुप है कंट्रोल्ड ग्रुप, पेरेंट्स सिंपली रीड अलाउड एज दे यूजुअली डिड। दूसरे वाले ग्रुप में, कंट्रोल ग्रुप में, यहाँ पे इनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, कोई स्पेशल मेथड नहीं दिया गया पेरेंट्स को अपने बच्चों को रीडिंग चीज बताने के लिए, ठीक है, रीडिंग करवाने के लिए। यहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स सिंपल तरीके से रीड करते हैं जैसे वो पढ़ते हैं। लेकिन आफ्टर 1 month children in the experimental group were 8.5 months ahead of control group in the level of speech and 6 months ahead in vocabulary। क्या देखा गया, अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एक था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा था कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ट्रीटमेंट दिया गया, और वो ट्रीटमेंट पेरेंट्स को क्या दिया गया स्टडी के दौरान, कि आप लोगों को बच्चों को रीड अलाउड मेथड से रीडिंग करानी है बच्चों को, ठीक है, इससे। लेकिन वही कंट्रोल में कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, और पेरेंट्स जैसे नॉर्मली रीड करते हैं ना, सिर्फ वैसे उन्होंने रीड किया बच्चों के सामने। अब क्या देखा गया, 1 महीने बाद, आफ्टर 1 month, 1 महीने बाद जो बच्चे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के थे वो 8.5 महीने आगे हो गए, आगे बढ़ चुके हैं कंट्रोल ग्रुप से। किसमें, स्पीच में, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले जो बच्चे हैं वो 8.5 महीने आगे बढ़ चुके हैं स्पीच में एज कंपेयर टू कंट्रोल ग्रुप, और 6 महीने आगे बढ़ चुके हैं वोकैब में। समझ आ गया इतना। आफ्टर 10 months experimental group was still 6 months ahead of controls। अब क्या देखा गया, 10 महीने बाद का अगर हम स्टडी निकालें, ये तो थी 1 महीने बाद, 10 महीने बाद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप अभी भी 6 महीने आगे है कंट्रोल ग्रुप से। इट इज फेयर टू कंक्लूड देन दिस इज रीड अलाउड मेथड इम्प्रूव्स लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी स्किल। तो क्या देखने को मिला, क्यों है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप स्पीच और वोकैब में आगे कंट्रोल ग्रुप से, इसलिए क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ट्रीटमेंट दिया गया था कि वो रीड अलाउड मेथड अपनाएंगे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए। तो रीड अलाउड मेथड ने लैंग्वेज और वोकैबुलरी स्किल्स को इम्प्रूव किया है। समझ गए। नेक्स्ट, in this experiment, the type of reading approach was the independent variable। यहाँ पे जो reading approach experiment group में, इस वाले experiment में अपनाई गई वो independent variable है। एंड द बच्चों की जो लैंग्वेज स्किल्स है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों है डिपेंडेंट वेरिएबल, किस पे डिपेंड हुई वो, रीडिंग अप्रोच पे, रीड अलाउड मेथड पे, ठीक है। इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है इज समथिंग ओवर विच द एक्सपेरिमेंट हैज डायरेक्ट कंट्रोल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो चीज होती है जिसपे एक्सपेरिमेंटल का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो चीज होती है दैट मे और मे नॉट चेंज, जो बदल भी सकती है, जो चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट डिपेंड्स, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होती है वो किस पे डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, है ना। यहाँ पे जो बच्चों की स्पीच और वोकैब थी जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल थी, वो किस पे डिपेंड हुई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि रीड अलाउड मेथड अपनाया गया था। समझ गए। In an experiment, researcher manipulate the independent variable to see how change in it will affect the dependent variable। तो रिसर्चर ने यही देखा कि कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब हम लेकर आए तो उसने डिपेंडेंट वेरिएबल पर अफेक्ट डाला। समझ गए। नेक्स्ट, तो अब है रैंडम असाइनमेंट। अब रैंडम असाइनमेंट क्या होता है, assignment of participant in experimental group in such a way that each person has equal chance of being placed in any group। अब हम इसको भी स्टडी करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, if an experiment finds a significant difference in the performance of the experimental or control group, अगर एक्सपेरिमेंट
करते दौरान अगर कोई भी एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया गया परफॉर्मेंस में, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप की परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस पाया गया, तो हाउ डू वी नो दैट द कोज वाज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल? तो हमें कैसा पता चलेगा कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हुआ है? तो फॉर एग्जाम्पल इन रीडिंग अलाउड स्टडी, जो रीडिंग अलाउड स्टडी ऊपर अपनाई गई थी, हाउ कैन वी बी श्योर दैट रीडिंग मेथड एंड सम नॉट सम अदर फैक्टर्स सच एज इंटेलिजेंस? तो जो हम रीडिंग अलाउड स्टडी ऊपर अपनाई गई, हम कैसे मान सकते हैं कि रीडिंग मेथड ने ही उनकी स्पीच और वोकैबुलरी को इम्प्रूव किया है? हमने ये क्यों नहीं माना कि बाकी जो अदर फैक्टर है जैसे इंटेलिजेंस वो भी मायने रखते हैं? The best way to control for effect, तो बेस्ट वे टू कंट्रोल फॉर इफेक्ट ऑफ सच एक्सट्रानियस फैक्टर, जो बाकी एक्स्ट्रा फैक्टर्स पे भी फोकस रखता है, तो वो किसके थ्रू है? रैंडम असाइनमेंट के थ्रू। ठीक है, तो बेस्ट वे टू कंट्रोल फॉर इफेक्ट्स ऑफ सच एक्सट्रानियस फैक्टर, ये जो इंटेलिजेंस हो गई, बाकी अदर जो फैक्टर्स थे, तो ये होते हैं एक्सट्रानियस फैक्टर, और किसके थ्रू? रैंडम असाइनमेंट के थ्रू हम इनको स्टडी करते हैं। Assigning the participant to group in such a way that each person has an equal chance of being placed in any group। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि हर इंसान को, हर पर्सन को इक्वल चांस मिलना चाहिए हर ग्रुप में पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, in assignment, if assignment is random and sample is large enough, difference in factors not intended as variables such as age, sex, race, IQ, socio-economic status will be evenly distributed so that groups initially are as alike as possible in every respect। ये नहीं करना है। Next, for example, in reading aloud study, parents of the experimental and control group must spend the same time reading to their children. When participants in an experiment are randomly assigned to treatment group and conditioned other than independent group are carefully controlled, the experimental can be reasonably confident that a cause relationship has not been established, that any difference between the reading skills of the two groups are due to reading method and not some other factor। तो इसको आप रीड करोगे ना, वही चीज़ें बताई गई है कि जैसे रीड अलाउड स्टडी जो ऊपर अपनाई गई थी, ज़रूरी नहीं है कि वही उसी की वजह से इम्प्रूवमेंट हुई है। बाकी अदर फैक्टर्स भी है जिनको जो डिपेंड, जो अफेक्ट डालते हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। ठीक है, बाकी आपको सिर्फ इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए इसमें। और लेबोरेटरी फील्ड नेचुरल एक्सपेरिमेंट हम पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं आप लोग पोज करके वैसे इसे, और ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, सारी चीज़ें सेम है। ये रहा कि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो लैब में की जाती है, वेयर द एक्सपीरियंस, जहाँ पे वो कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर या कंट्रोल मैनिपुलेशन होता है वहाँ पे एक्सपेरिमेंटर के द्वारा, और एक्सपेरिमेंटर रिकॉर्ड करता है पार्टिसिपेंट के रिएक्शन को, और फिर उसके बाद कंपेयर किया जाता है दूसरों से। फील्ड एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ये भी एक कंट्रोल स्टडी होती है जो कंडक्ट की जाती है एवरीडे सेटिंग में, जैसे घर, स्कूल। द एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब अर्लियर इन विच पेरेंट ट्राइड आउट न्यू वे ऑफ रीडिंग अलाउड वॉज अ फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो जहाँ पे पेरेंट्स ट्राई करते हैं नए नए तरीके अपनाने में, जैसे रीडिंग अलाउड मेथड अपने बच्चों के लिए, तो उसे हम फील्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। लेबोरेटरी और फील्ड एक्सपेरिमेंट दो अलग अलग आस्पेक्ट्स हैं। One is degree of control exerted by the experiment, other is degree to which finding can be generalized beyond the study situation। तो दोनों अलग अलग है, एक है डिग्री ऑफ कंट्रोल, कौन करता है? एक्सपेरिमेंटर करता है, और दूसरा इन विच फाइंडिंग्स कैन बी जनरलाइज बियॉन्ड द, जिसमें चीज़ों को ढूंढा जाता है बियॉन्ड द सिचुएशन जो दी गई है उससे भी हटके। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कैन बी मोर रिजिड कंट्रोल, जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है वो ज़्यादा रिजिड होती है, और जो रिजल्ट होते हैं मे बी लेस जनरलाइजेबल होती है इसमें। नेक्स्ट, natural experiment, also called a quasi experiment, compare people who have been accidentally assigned to separate groups by circumstances of life। one group, सिर्फ रहने दो ये वाली चीज़ें।
यहाँ पे ये देख लो कि कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के क्या एडवांटेजेस है, जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहे थे तो उनके क्या एडवांटेजेस है। The ability to establish cause and effect relationship and to permit replication. However, such experiment can be too artificial and too narrowly focused. Developmental research design. तो डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में क्या है कि टू मोस्ट कॉमन रिसर्च स्ट्रैटेजीज यूज टू स्टडी चाइल्ड डेवलपमेंट आर क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज तो दो तरह की स्टडीज होती है। अगर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट को स्टडी करना है, टू स्टडी चाइल्ड डेवलपमेंट, तो दो कॉमन रिसर्च स्ट्रैटेजीज है। पहली है क्रॉस सेक्शनल, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है ये भी एग्जाम में। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज शो similarities and differences among age group. Longitudinal reveal how children change or stay the same as they grow older. तो क्रॉस सेक्शनल होता है वो similarities और differences दिखाते हैं एज ग्रुप्स में। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती है कि कैसे चिल्ड्रन चेंज होते हैं और सेम रहते हैं जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी की बात करें तो स्टडी designed to assess age-related differences in which people of different ages are assessed on one occasion. जैसे कि ये एग्जाम्पल से आप और अच्छे से समझ पाएंगे। चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एजेस आर असेस्ड एट वन टाइम। तो जो अलग अलग एजेस के बच्चे होते हैं उनको एक ही टाइम पे असेस किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। इन वन क्रॉस सेक्शनल स्टडी रिसर्चर आज 3, 4, 6, 7 years old such question as what a pensive looking woman was doing. These researchers found a striking increase with age in children's awareness of thinking as a mental activity. These findings strongly suggest that children become older, their understanding of mental process improve. तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एज रिलेटेड डिफरेंसेस को स्टडी किया जाता है। मतलब यहाँ पे बच्चे लिए गए 3, 4, 6, 7 साल के बच्चों को लिया गया, उनसे क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्वेश्चन पूछा गया, और पूछने के बाद फिर ये चीज़ नोटिस करी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बच्चों की अवेयरनेस ऑफ थिंकिंग भी बढ़ने लगती है। ठीक है, ये रहा। चिल्ड्रन बिकम ओल्डर, देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल प्रोसेस भी इम्प्रूव होने लगती है। तो आपने कभी, आप खुद भी बता दो कि जो अगर 3, 4, 6, 7 साल के बच्चों से अगर आप लोग क्वेश्चन पूछोगे तो 7 साल का जो बच्चा है वो आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे पाएगा। ठीक है, वी कैन नॉट ड्रॉ सच अ कंक्लूजन विद सर्टेनिटी। लेकिन उन्हें यहाँ पे ये भी कहा है कि हम ये चीज़ श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं। We don't know whether 7-year-old awareness of mental activity when they were 3-year-old was same as that of current 3-year-old in the study. The only way to see whether changes occur with the age is to conduct a longitudinal study of a particular person or group. तो ये चीज़ थी आपकी क्रॉस सेक्शनल में। अब लॉन्गिट्यूडनल में क्या कहा गया है कि स्टडी डिज़ाइन टू असेस चेंजेस इन सैंपल ओवर टाइम। तो अब हम चीज़ों को स्टडी करेंगे टाइम के हिसाब से। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे आप अलग अलग बच्चे को लोगे। तो क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि अलग अलग बच्चों को लोगे, 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का और 8 साल के बच्चे को लिया और आप उनको स्टडी कर रहे हो। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि आप एक ही बच्चे को स्टडी कर रहे हो। उस बच्चे को सबसे पहले आपने 2008 में स्टडी किया, सेम बच्चे को, उसी सेम बच्चे को आप 2010 में स्टडी कर रहे हो, उसी सेम बच्चे को 2012 में, फिर उसी बच्चे को 2014 में। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप बच्चे को टाइम ओवर टाइम स्टडी करते हो दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। और क्रॉस सेक्शनल होता है जब आप बहुत सारे बच्चों को एक साथ स्टडी करते हो। और लॉन्गिट्यूडनल जब आप एक ही बच्चे को टाइम ओवर टाइम आप असेस करते हो, आज स्टडी करा फिर कुछ सालों बाद उसी बच्चे को स्टडी कर रहे हो। ये चीज़ समझ आ गया दोनों में डिफरेंस। रिसर्चर स्टडी द सेम पर्सन, रिसर्च लॉन्गिट्यूडनल में सेम पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल को स्टडी किया जाता है एक से ज़्यादा बार।
They may measure a single characteristic such as vocabulary, size, intelligence, height, aggressiveness, and they may look at several aspects of development to find relationship among them. आप इन चीज़ों को measure कर सकते हो. The Oakland Growth Study was a बस इसमें आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. बस आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए जितना भी मैंने अंडरलाइन करा है. ठीक है. अब एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस सेक्शनल रिसर्च की करें तो स्पीड और इकोनॉमी होती है. डेटा कैन बी गैदर्ड रिलेटिवली क्विकली फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड बिकॉज पार्टिसिपेंट आर असेस्ड ओनली वंस. इसमें सिर्फ पार्टिसिपेंट्स को एक ही बार स्टडी किया जाता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ ईदर एट्रीशन पार्टिसिपेंट्स ड्रॉपिंग आउट. मतलब इसमें कोई रिस्क नहीं होगा कि एक ही बार स्टडी कर दे तो इसमें कोई रिस्क नहीं है कि पार्टिसिपेंट ड्रॉप आउट कर जाएगा. or repeated testing which can produce practice effect as is case with longitudinal. और longitudinal में repeated testing होती है तो उसमें रिस्क होता है ड्रॉप आउट का. वन ड्रॉबैक ऑफ क्रॉस सेक्शनल का क्या होता है कि दे मे ऑब्सक्योर इंडिविजुअल डिफरेंस बाय फोकसिंग ऑन ग्रुप एवरेज अलोन और इज द दैट्स इट. एक बार ये टेबल देख लेते हैं हम. इसी में ये आपके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज प्रोसीजर लिखे हुए हैं. ठीक है. तो क्रॉस सेक्शनल क्या होता है. डेटा आर कलेक्टेड ऑन पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस एट द सेम टाइम. डेटा को कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट जो अलग अलग एजेस के बच्चे होते हैं सेम टाइम पर. लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में सेम पर्सन को स्टडी किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. उसके बाद सीक्वेंशियल होता है. डेटा आर कलेक्टेड ऑन सक्सेसिव क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल सैंपल्स. तो सीक्वेंशियल में जो है डेटा को कलेक्ट किया जाता है सक्सेसिव पहले क्रॉस सेक्शनल फिर लॉन्गिट्यूडनल फिर क्रॉस सेक्शनल फिर लॉन्गिट्यूडनल ऐसे. एडवांटेजेस है सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस अमंग एज ग्रुप होती है. ठीक है. कुछ कुछ आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी एज ग्रुप्स में कुछ डिफरेंसेस. स्पीडी और इकोनॉमिकल होते हैं. प्रेजेंट नो प्रॉब्लम ऑफ एट्रिशन और रिपीटेड टेस्टिंग. ठीक है. मतलब ड्रॉप आउट रेट नहीं होता है इसमें. कैन शो एज रिलेटेड चेंज और कंटिन्यूटी. अवॉइड कंफाउंडिंग एज विद कोहर्ट इफेक्ट. और ये आप डिसएडवांटेज स्टडी कर सकते हो. कैन अवॉइड ड्रॉबैक ऑफ बोथ सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन. तो इसमें दोनों ही ड्रॉबैक अवॉइड किए जाते हैं क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन के. नेक्स्ट है सीक्वेंशियल स्टडी. तो सीक्वेंशियल स्टडी पढ़ चुके हम ऊपर. स्टडी डिज़ाइन दैट कंबाइन क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल टेक्निक दोनों को कंबाइन करता है. तो sequence of cross sectional or longitudinal study is a complex strategy designed to overcome the drawback of जो भी longitudinal और cross sectional के drawback है उन दोनों को हटा के उनको overcome करके जो study की जाती है that is sequential study. That's it. Sequential design requires large number of participants and the collection and analysis of huge amount of data over a period of time. Next है आपके यहाँ पे सिर्फ 71 3 पेजेस और रहते हैं फिर चैप्टर कंप्लीट. कोलैबोरेटिव रिसर्च की बात करें तो रिसर्चर यूज वेरियस मीन्स टू शेयर एंड पूल डेटा. वन इज आर्काइविंग ऑफ डेटा सेट फॉर यूज बाय अदर रिसर्चर्स. अनदर इज मेटा एनालिसिस which provide a systematic overview of the research on a topic through statistical analysis of combined finding of multiple studies. कोलैबोरेटिव में आज सच कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है.